बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेनेटिक्स के आखिरी लेक्चर के अंदर आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत अहम टॉपिक्स और 2019 के पेपर के अंदर इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे गए। पहला टॉपिक जो हमारे पास है बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट जीन लिंकेज, जिसका प्रीवियस लेक्चर्स में भी जिक्र आता रहा, लेकिन इसे इसके मेन टॉपिक में ही डिस्कस करने का हमने सोचा था। तो आज हम जीन लिंकेज को पहले डिफाइन करेंगे कि ये है क्या। इंसान के अंदर हज़ारों खसूसियात हैं और उन खसूसियात के पीछे थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, लेकिन इंसान में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम्स के ऊपर हज़ारों की तादाद में जो जीन्स हैं कुदरत ने मरबूत किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब याद रखिएगा कि डीएनए का मॉलिक्यूल तो कॉन्टिन्यूस होता है। मिसाल लेते हैं जी, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। इस डीएनए के मॉलिक्यूल में वक्फे से डिफरेंट टुकड़े क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। ये पूरा डीएनए है, ये हमारे पास पूरे का पूरा क्या है? डीएनए है, लेकिन ये टुकड़ा जीन है, ये टुकड़ा जीन है, ये टुकड़ा जीन है, ये टुकड़ा जीन है। बताने का मकसद क्या है कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल में बेशुमार जीन्स यूं जुड़े हुए हैं। अब याद रखिएगा, हर जीन बॉन्डिंग के जरिए दूसरे जीन से क्या है? मुंसलिक है। तो एक क्रोमोसोम में बेशुमार जीन्स का होना और आपस में मुंसलिक होना, इसे हम नाम देते हैं जीन लिंकेज का। पता ये चला कि सारे लिंक जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। मिसाल लेते हैं, ये आपके सामने डायग्राम है, इसमें ए और बी जीन्स हैं, तो ये आपस में क्योंकि जुड़े हुए हैं तो मैं क्या कहूंगा? ये जीन लिंकेज है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है जीन लिंकेज के बाद, लिंकेज ग्रुप्स का। ये क्या है? वो कहता है पूरे क्रोमोसोम में जीन्स का जो गिरोह है, एन ब्लॉक का वर्ड है, एन ब्लॉक का मतलब होता है, डिक्शनरी में देखिए, सारे का सारा। कुछ किताबें इसे ब्लॉक की फॉर्म में कहते हैं, यानी जुड़ा हुआ। बर्फ का ब्लॉक होता है ना, जुड़ा हुआ। तो वो कहता है क्रोमोसोम के ऊपर ये जो हमारे पास ए बी सी डी जीन्स हैं, ये जुड़े हुए हैं गिरोह की फॉर्म में, जिसे हम नाम देते हैं लिंकेज ग्रुप का। यहां तक हमारे पास दो चीजें हो गई, जीन लिंकेज क्या है और लिंकेज ग्रुप क्या है। इंसान में लिंकेज ग्रुप कॉरस्पॉन्ड का वर्ड लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ है, मुंसलिक है, किससे? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। इस वजह से मैंने लिखा है कि 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस हमारे पास क्या हैं? क्रोमोसोम्स हैं। इसकी वजह से हम कहेंगे 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं इंसान के अंदर। बड़ा अहम एमसीक्यूज है, याद रखना है आपने। ओके हो गया जी। अब उसके बाद याद रखिएगा, मिसाल वो देख के एक्स क्रोमोसोम में लिंकेज ग्रुप जो दिया हुआ है, फार्मूला याद रखना है निमोनिक्स का, खग, CHG, खग क्या है? C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, H फॉर हीमोफीलिया और G फॉर गाउट। यानी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और गाउट के जो जीन्स हैं वो रिलेटेड हैं एक्स क्रोमोसोम के साथ एज ए लिंकेज ग्रुप। एक एमसीक्यूज हो गया। दूसरा है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर सला। सला हम अक्सर कहते हैं अरबी में ना, नमाज को। तो सला का वर्ड याद रखना है, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया और एल्बिनिज्म। फिर से बोल रहा हूं, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया और एल्बिनिज्म के जो जीन्स हैं वो मुंसलिक हैं क्रोमोसोम नंबर 11। ये ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो ये लिंकेज ग्रुप्स की एग्जांपल टॉपिक में लिखी हुई हैं। इसके बाद वो लिखता है कि जो जीन्स आपस में करीब करीब हों, लिंक्ड हों, फासला जिनमें ना होने के बराबर हो या बहुत कम हो, वो मेंडल के लॉ को ओबे नहीं करते। मैंने इधर क्रॉस का निशान लगाया है कि ये जीन्स 1 2 3 जीन करीब करीब हैं। क्रॉसिंग ओवर में अगर जाएंगे भी तो इकट्ठे जाएंगे, मेंडल के लॉ को ओबे नहीं करते। लेकिन अगर जीन्स का फासला ये देखें, यहां से यहां तक ये फासला हो, दूर दूर हो, तो ये मेंडल के लॉ को ओबे करते हैं। ये मेंडल के लॉ को क्या करेंगे? ओबे करेंगे। इस वजह से आप लोगों ने याद रखना है कि ये क्रोमोसोम जिसमें जीन्स करीब करीब हैं, लिंक्ड हैं, जीन लिंकेज की फैसिलिटी मौजूद है, वो मेंडल के लॉ को ओबे नहीं करेगा। एक एमसीक्यूज हो गया। और दूसरा क्या है? जिसमें जीन्स का फासला बहुत ज्यादा हो, वो मेंडल के लॉ को ओबे करेंगे। यहां तक जीन लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। आप लोगों ने इसकी लाइनों को, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से जहन में बिठा लेना है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्रॉसिंग ओवर का है। हमने ये पढ़ रखा है सेल साइकिल के चैप्टर में
क्या है जी? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। हमने इसको तफसील से पढ़ा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिहाज से मायोसिस के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम इसे किसी और जेनेटिक मैपिंग या रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में पढ़ेंगे। बहुत आसान करके बयान करूंगा, गौर से सुनिएगा। हमारे पास एक क्रोमोसोम है जिसमें कैपिटल ए बी नाम के क्या हैं? जीन्स मौजूद हैं, फर्ज कर लें। और यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये भी पेरेंटल है, जो स्मॉल ए बी वाले स्टैंड रखता है। इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर का अमल होना है। आप देखें इनके ये दरमियानी जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में C.OV का मतलब क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, और जो पहला जो इनका क्रोमाटिड है वो इंटैक्ट है। दरमियान वाला नॉन सिस्टर क्रोमाटिड क्याज़मेटा बना के यहाँ पे क्या कर रहा है? क्रॉसिंग ओवर कर रहा है। जिस तरह मैंने इस डायग्राम में शो किया कि ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे ये क्याज़मा फॉर्मेशन हुई है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इस क्रॉसिंग ओवर वाली जगह को हमने बड़ा करके यूं बना लिया कि ये दो स्ट्रैंड्स आपस में जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जब सब कुछ हो चुका, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी, तो हमारे पास क्या आया? देखें 4 क्रोमाटिड्स हैं हमारे पास, उसने सेपरेट करके बुक में बयान किए, मैं भी सेम वैसे ही कर रहा हूं। पहला ABP फॉर पेरेंटल है, जिस तरह के पेरेंट्स का था। फिर A और स्मॉल b का कॉम्बिनेशन ऐसे बोलते हैं रिकम्बिनेशन, दोबारा से चीजें आपस में गठ जोड़ की हैं। फिर स्मॉल a कैपिटल B वाला, ये भी R फॉर क्या है? रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है। और ये आखिरी स्मॉल a स्मॉल b वाला भी क्या है? पेरेंटल है। अच्छा, यहां तक टॉपिक है, हमें अक्सर FSC में पढ़ते हुए समझ नहीं आती कि क्यों इस तरह कहा गया है। बेसिकली इस क्रॉसिंग ओवर को हमने एलैबोरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है क्या? बहुत आसान जुबान में समझेंगे। ये क्रोमोसोम है, इस पे 2 जीन्स हैं, फर्ज कर लें ये जीन है A, ये जीन है B। A और B का जो डिस्टेंस है, 2 जीन्स का आपस में डिस्टेंस जो है वो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। फिर से सुन लें, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 2 जीन्स के दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस को डिफाइन करती है। यहां तक मसला मसाइल तो नहीं कोई? तो यहां तक आप लोगों के पास एक चीज आ गई कि ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। अब रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है कि रिकम्बिनेंट टाइप्स, जो रिकम्बिनेशंस बनी उनके टाइप्स, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, यानी पेरेंटल प्लस रिकम्बिनेशन दोनों इकसाम के जो कॉम्बिनेशन है वो जरब हमने करना है 100 से। इसे समझेंगे, याद रखिएगा। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्रॉस करना पड़ता है, जिसे कहते हैं बैक क्रॉस। ये बिल्कुल टेस्ट क्रॉस जैसा है। अच्छा, जो मेंडल के लॉ में पढ़ा, इसमें होता क्या है? बैक क्रॉस में हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन लेते हैं एक इंडिविजुअल, और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव। मैंने स्टार लगाया ताकि आपको याद रहे ये कंडीशन किस वाली है? मेंडल के लॉ के टेस्ट क्रॉस वाली। तो आप देखें कैपिटल AB स्मॉल AB हेट्रोजाइगस है, क्योंकि दोनों स्टैंड क्या हैं? अपोजिट हैं, और ये दोनों स्टैंड एक जैसे हैं और रिसेसिव हैं और होमोजाइगस हैं। अच्छा, अब इनके गैमीट बनाएंगे। गैमीट को आपस में मिलाने के लिए मैंने पुन्नट स्क्वायर बनाया है। अच्छा, ये जो होमोजाइगस रिसेसिव है, क्योंकि दोनों हमारे पास स्टैंड क्या हैं? एक जैसे हैं, तो एक ही इसका गैमीट बनेगा, तो स्मॉल AB वाला मैंने स्टैंड इधर रख लिया। अब ये जो हमारे पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, एक में तो हमने पूरे का पूरा कैपिटल AB रख लिया, एक हमने स्मॉल AB रख लिया, और 2 क्या लिखे? जिस तरह इधर ये क्रॉसिंग ओवर हुई, हमारे पास कैपिटल AB और स्मॉल AB वाले स्टैंड बने, यानी रिकम्बिनेंट स्टैंड बने, उनको भी हमने यहां पे रख लिया। अब जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे, मिलाएंगे, तो देखें इसको इसके साथ मिलाया कैपिटल AB स्मॉल AB, हमने इसको इसके साथ मिलाया स्मॉल AB, हमने इसको इसके साथ मिलाया कैपिटल A स्मॉल b और इसी तरह स्मॉल AB, और इसको इसके साथ मिलाया स्मॉल a कैपिटल B और स्मॉल AB। अब देखें ये वही हैं जो पेरेंटल क्रॉस में आए, कहां पे? यहां पे देखें, ये वही हैं, ये भी मतलब पेरेंटल था और ये भी पेरेंटल था। तो ये जो 2 पहले कॉम्बिनेशन बने हैं PP, यानी ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जो इस क्रॉसिंग ओवर में आए। उसके बाद ये हमारे पास R फॉर रिकम्बिनेंट टाइप बनी, ये भी R फॉर क्या बनी? रिकम्बिनेंट टाइप बनी। अब इसमें जो कैलकुलेशन में वैल्यूज लगाई जाती हैं वो एज्यूम्ड वैल्यू होती हैं, ख्याली वैल्यूज होती हैं, बदला भी जा सकता है किताब के मुताबिक, लेकिन हम देखेंगे। तो 40% कहा गया है कि पहली पेरेंट जनरेशन,
40% दूसरी पेरेंट जनरेशन, 10% पहली रिकम्बिनेंट, 10% दूसरी रिकम्बिनेंट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। रिकम्बिनेंट टाइप्स कितनी है? 10 + 10 यानी 20। मैंने वैल्यू को ऊपर लिख लिया, R.F रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है। और हमने नीचे सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस लिखना है, तो 40 + 40 + 10 + 10 यानी 100 हमने ये नीचे लिख लिए। इसको ज़रब करना है 100 के साथ और जवाब आ जाएगा 20% का। यानी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इस केस में, इस क्रॉसिंग ओवर में क्या है? 20% है। अब ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या है? 20% है। ये 20% है क्या? ये 20 यूनिट्स मैप है। जिस तरह किसी चीज को मापने का एक खास यूनिट होता है ना, तो जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स का फासला है उसको मापने का जो यूनिट है यहाँ पे, उसे हम क्या नाम देते हैं? यूनिट मैप का नाम देते हैं। तो 20% का 20 यूनिट मैप मतलब क्या है कि जो ए जीन है और बी जीन है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20% या 20 यूनिट मैप है। यानी ये वक्फा बताया किसने? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की इस कैलकुलेशन ने। अगली बात मैंने लिख दी है, यूनिट मैप डिस्टेंस ऑफ जीन्स को जो है वो कैलकुलेट करता है। तो यहां तक आपके पास हमारा जो क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन था वो डिफाइन हो गया। इस चीज को रिवाइंड कर करके देखें, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। अगले पेज पे आप जब देखेंगे तो उसमें वो एक्सप्लेनेशन है कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है और ये क्या डिस्टेंस शो करती है। आखिरी लाइनों में लिखा हुआ है कि ये रिकम्बिनेशन वेरिएशंस पैदा करती है और वेरिएशन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है एवोल्यूशन के लिए, इर्तका के लिए, जिससे नई नस्लें जो हैं वो पैदा होती हैं और एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। यहाँ तक यूएचएस के कोर्स कंटेंट के मुताबिक जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकम्बिनेंट या जीनिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट हो गई। अच्छा जी, अब एक और कोर्स कंटेंट है जिसे यूएचएस ने लिखा है जीन लिंकेज या सेक्स लिंकेज और हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है उसे जाहिर किया है। बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। पिछले साल यूएचएस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से था और एक इनडायरेक्ट था, मेंडल के लॉ। अप्लाई सब पे मेंडल के लॉ ही होंगे। न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल टाइप जो है वो क्वेश्चन था, मतलब एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन था। है बहुत आसान, सिर्फ समझने की देरी है, इंशाल्लाह ताला फिर मसला नहीं होगा। प्लीज़ गौर कीजिएगा। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन यानी सेक्स क्रोमोसोम के साथ जो लिंकेज है, जिस तरह ये मैंने इधर बताया एक्स क्रोमोसोम के साथ कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट है, तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का बुक में जिक्र है, हम भी यही करेंगे। सेक्स लिंकेज का मतलब, सेक्स का मतलब बायोलॉजी में होता है जेंडर, यानी किसी एक खास सेक्स क्रोमोसोम के साथ वाबस्ता खास किस्म के जीन्स का लिंकेज ग्रुप, उसे हम स्टडी करने लगे हैं। सेक्स लिंकेज में उसने कहा है कुछ चीज़ें होती हैं या डिजीजेस की बात कर लें एक्स लिंक्ड, यानी जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के साथ वाबस्ता हैं, और कुछ होती हैं वाई लिंक्ड जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम के साथ वाबस्ता हैं। अब याद रखिएगा एक्स लिंक्ड मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं। कंडीशन है किस में ज्यादा किस में कम वो बाद की बात है, लेकिन एक्स जो लिंक्ड हैं वो मेल फीमेल दोनों में हो सकती हैं एमसीक्यूज, जबकि वाई लिंक्ड सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? मेल में होगा, ये फीमेल में नहीं होगा। पहला एमसीक्यूज आपका यहाँ पे क्लियर होता है। अब मैंने सारा स्केच में लिखा है ताकि आप लोगों को निमोनिक्स और स्केच से इसके सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएं, क्योंकि इसे रट्टा मारना मुश्किल हो जाता है। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि इसे बेहतर तरीके से आपको बता सकूं, बाकी अल्लाह ताला आपके जहनों में इसे बेहतर तरीके से जो है वो मरबूत करें। देखिएगा जी, एक्स लिंक्ड डिजीजेस में डी फार कुछ हैं डोमिनेंट लिंक्ड और आर फार कुछ हैं रिसेसिव। डी फार डोमिनेंट, आर फार रिसेसिव। अब डी के लिए मैंने फार्मूला लिखा है एच डी का, हाइपोफॉस्फेटेमिक या विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ये डोमिनेंट लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट लिंक्ड जो है वो डिजीज है। जबकि हक्कड़ का फार्मूला, वो कहते हैं ना अंब दी हक्कड़ पंजाबी च, हीमोफीलिया एच से, सी से कलर ब्लाइंडनेस, आर से, ये रिसेसिव लिंक्ड हैं। एमसीक्यूज है रिसेसिव लिंक्ड एक्स लिंक के साथ कौन कौन सी हैं? तो ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है। उम्मीद है यहां तक आपको इस फार्मूले की समझ आई होगी। अब दोनों डिजीजेस को, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को मैंने बयान किया है, तो सबसे पहले हीमोफीलिया पे चलते हैं। ये बीमारी है क्या? ये मोरूसी बीमारी है, कंजेनिटल बीमारी है, फेमिलियल बीमारी है, खानदानी बीमारी है, हेरिडिटरी डिजीज है, जिसमें किसी पर्सन के अंदर खून को जमाने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। हम इसकी पैथोलॉजी में नहीं जा रहे कि किस तरह से ये सारा मामला होता है, हम प्योरली सिर्फ इसका एक ही चीज़ पढ़ेंगे जेनेटिक्स के लिहाज से। क्लॉटिंग फैक्टर्स की इतनी कमी होती है कि एक शख्स को कट लगे तो खून इतना बह जाता है कि वो जमता ही नहीं है और डेथ भी हो सकती है, इतना
ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ओके हो गया जी, ये तो थी इसकी डेफिनेशन कि है किस तरह की बीमारी। अब हीमोफीलिया जो है इसकी 3 टाइप्स हैं, ए, बी और सी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए, बी और सी। याद रखिएगा ए बी सी के बारे में मैंने एक टेबल सा बनाया है कि ए फैक्टर नंबर 8 की कमी की वजह से है, बी 9 की कमी सी की वजह से और सी 11 की कमी की वजह से। इसी तरह ए 80% लोगों में है, बी 20% लोगों में है, सी 1% लोगों में है। अब याद रखने का तरीका, ए बी सी 8 9 10 80 20 1, ए बी सी 8 9 11 सॉरी, और आगे क्या है आपके पास 80 20 और 1। इस तरह ये फौरन याद हो जाएगा, वैसे लाइनों पे खज्जल खराबा नहीं करना, आसानी से इंशाल्लाह ताला इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आगे लिखा है कि ए बी सी में ए बी नरस और कार, ये क्या चीजें लिखी हुई हैं। ए बी डिविलियर्स तो सुना था, ये नरस कौन सी आ गई। तो ए बी से मुराद है टाइप ए और बी। एन आर एस नरस से क्या मुराद है, एन से है नॉन अलीलिक, आर से है रिसेसिव, एस से है सेक्स लिंक्ड। ये अक्सर लाइन एमसीक्यूज में आती है और हम फंस जाते हैं। आपने ए बी नरस याद रखना है कि टाइप ए बी और टाइप बी बी नॉन अलीलिक रिसेसिव सेक्स लिंक जो है वो कंडीशंस हैं। ये एमसीक्यूज आपका यहां पे याद हो जाएगा। दूसरा है CAR कार, यानी जो टाइप सी है ये ए फॉर ऑटोसोमल यानी नॉन सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल, और आर फॉर क्या है, रिसेसिव कंडीशन है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। ओके हो गया जी। तो यहां तक आपके पास ये मजीद 2 एमसीक्यूज आ गए। अब ये होती किस किस में है, जो है ना सी, क्योंकि ऑटोसोमल है, किसी एक जेंडर के साथ मंसूब नहीं है, तो ये बोथ जेंडर में हो सकती है, मेल में भी फीमेल में भी एमसीक्यूज है। जबकि जो ए और बी है ये क्योंकि प्योरली सेक्स लिंक्ड है, तो ये मोर इन मेन देन वुमेन, ज्यादा मर्दों के अंदर है औरतों की निस्बत। अभी वजह भी पता चल जाएगी। और अगली बात याद रखिएगा, ये बाप से डायरेक्ट बेटे में तो आती ही नहीं है, मां से भी डायरेक्ट बेटे में नहीं आती। यानी मां डिजीज्ड है तो इस तरह ये होता क्या है, ये जिग जैग है, यानी नाना अब्बू को डिजीज हुई, मां कैरियर के तौर पे थी, नाना अब्बू को डिजीज हुई, मां कैरियर के तौर पे थी, मां थी नॉर्मल लेकिन कैरियर थी, उससे नवासे को यानी उस औरत का जो बेटा पैदा होगा, जो नाना अब्बू का नवासा होगा, उसके अंदर ये डिजीज होगी। यानी ग्रैंडफादर टू मदर, मतलब ग्रैंडफादर टू जो उसकी अब नाने की बेटी है, ठीक है, जो उसकी मां नहीं बना देना तुसी, यानी ग्रैंडफादर की बेटी के बेटे को, ठीक होगी बात जी, मतलब किसे हम नाम देते हैं जी दोतरा, नवासा, उसमें ये डिजीज होगी। इस पैटर्न को जिगजैग कहते हैं इनडायरेक्ट वे में, या डायरेक्ट माँ बाप से नहीं आता, इनडायरेक्ट नाने से नवासे को होती है, इस वजह से इसे जिगजैग कहते हैं। याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस भी जिगजैग है, हीमोफीलिया भी जिगजैग है। अब आगे जो मैं पढ़ाने लगा हूं, याद रखिएगा, ये कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का पैटर्न ऑफ इनहेरिडिटी एक ही है, पैटर्न ऑफ ट्रांसफर एक ही है, पैटर्न ऑफ इसका कह लें कि रिएक्शन जो है वो एक ही है, किसी किस्म का इनमें चेंज नहीं है, न्यूमेरिकल सेम तरह से आएगा। तो अच्छा जी, मैंने इधर एक चीज लिखी। अच्छा, एक चीज आप याद रख लें कि जो H होता है ये नॉर्मल के लिए जीन है और स्मॉल h हीमोफिलिक के लिए, एबनॉर्मल के लिए जीन है। ये क्यों बताया, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब मेन जो है वो हीमोफिलिक कब होगा, जब X के ऊपर स्मॉल h होगा और Y मौजूद होगा, और वुमेन कब होगी, जब दोनों स्मॉल h होंगे। इसे बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। यही वजह है कि मेल के अंदर एक भी स्मॉल h आ गया ना, क्योंकि Y का ताल्लुक कोई नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। इस वजह से मेल में ज्यादा है और फीमेल में कम क्यों चांसेस हैं। अगर फीमेल में ये कंडीशन आ गई कि X का एक कैपिटल H है और एक स्मॉल h है, तो ये कैरियर तो है लेकिन है नॉर्मल, समझ आ गई बात की। अगर इसे हीमोफिलिक होना है तो दोनों जो हैं डिजीज वाले जीन्स होने चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होनी चाहिए। इस वजह से मैंने फर्क के लिए आपको ये बता दिया। तो काइंडली इस इंफॉर्मेशन को बार बार रिवाइंड करके देख के अच्छी तरह से समझ लेना, न्यूमेरिकल में एक्टिविटी में काम आएगा। अच्छा, पिछले साल UHS में एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में उसने बिल्कुल वैल्यूज दी हुई थी। ये वैल्यू क्या है कि एक फीमेल है जो नॉर्मल है लेकिन कैरियर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक फीमेल है जो नॉर्मल है और कैरियर है। इसकी स्टेटमेंट यूं भी दी जा सकती है, एक नॉर्मल फीमेल है जिसकी शादी होती है एक हीमोफिलिक मेल के साथ, लेकिन जो वो नॉर्मल फीमेल है उसके अब्बा जी एबनॉर्मल थे। ये जिस तरह कलर ब्लाइंडनेस में एक स्टेटमेंट है, मैं कोरिलेट
कैलकुलेट करूंगा। खैर बुक वाले ने इसकी वैल्यू दी हुई थी, यूएचएस ने भी दी, कि हमारे पास एक क्या है नॉर्मल लेकिन कैरियर, मैं इधर लिख लेता हूं जी, नॉर्मल है लेकिन N.C ये कैरियर है, ये फीमेल, और जबकि ये H फॉर हीमोफिलिक पर्सन है, H फॉर हीमोफिलिक पर्सन है ये वाला शख्स जो इसका खामद है। इन दोनों की शादी होती है जी, तो बताएं कि उसने बड़ी लंबी स्टेटमेंट यूएचएस वाले ने पूछी थी कि बताएं इनमें नॉर्मल मेल कितने होंगे, हीमोफिलिक मेल कितने होंगे, कैरियर नॉर्मल फीमेल कितनी होंगी, और जो हीमोफिलिक फीमेल है वो कितनी होती है, यानी कि चारों जो टाइप्स प्रोड्यूस होंगे जो इंडिविजुअल, उनकी परसेंटेज पूछ ली थी। तो इसको हल कैसे करना था, बड़ा ही आसान, इनके गैमीट बनाएं, क्योंकि अलग अलग अलील्स हैं, तो X कैपिटल H वाला, X स्मॉल h वाला, इसी तरह X स्मॉल h वाला और Y एस सच आ जाएगा। जब इनके हम इंडिविजुअल बनाएंगे आगे तो X कैपिटल H, X स्मॉल h, X कैपिटल H Y, इसी तरह X स्मॉल h, X स्मॉल h, X स्मॉल h Y। अब ये देखें कि ये X कैपिटल H स्मॉल h वाली जो फीमेल है ये कैरियर है और F फॉर फीमेल है, ये 25% है। इसी तरह X कैपिटल H Y वाला ये नॉर्मल है और मेल है, ये भी 25% है। X स्मॉल h वाला हीमोफिलिक है और फीमेल है, ये भी 25% है। और X स्मॉल h Y वाली ये क्या है, मेल है और हीमोफिलिक है, ये भी 25% होगा। तो आपने स्टेटमेंट इसमें से चुननी थी 25% ईच। तो ये मतलब आपका उसी पेपर पे ही विद इन 1 मिनट, बल्कि इससे भी कम, बायो में कम ही क्वेश्चन होते हैं, पिछले साल सिर्फ 2 थे ऐसे जिनको आपने इतना टाइम दे के हल करना होता है, वरना ये 10 to 15, 20, 25 सेकंड, बहुत ज़्यादा अगर लंबी स्टेटमेंट्स वाला हो तो वो तकरीबन 40 सेकंड लेता है, हल हो जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए मार्जिन रखना है, इन्हें तहम्मुल से करना है, इसे 15 सेकंड में करने की कोशिश नहीं करनी। इस पर अगर नहीं आ रहा तो 1 मिनट लगाएं, ज़रूर लगाएं। खैर, तो ये आपके पास आंसर निकलना था, न्यूमेरिकल आपको सैंपल एमसीक्यूज दिया। अब इसी पैटर्न पे कोई भी सवाल पूछे, बीमारी के नाम पे नहीं जाना, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया पूछे, पिछले साल आया था, चाहे वो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम पूछे, चाहे वो आपसे कलर ब्लाइंडनेस पूछे, चाहे वो हीमोफीलिया पूछे, मेंडल के लॉ के कवानीन को अप्लाई करते हुए आंसर इसी पैटर्न पे निकलना है। मल्टीपल क्वेश्चंस बनाएं अपने जहन में रजिस्टर्स पे और प्रैक्टिस करें, यही चीज होती है। आपको किसी भी बुक्स में इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस नहीं मिलेंगी, मिलेंगी भी इंटरनेट पे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप खुद से क्रिएट करें ना, इधर वैल्यूज चेंज करें और आदत बनाएं करने की, कुछ नहीं होता, चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी, रोने से कभी कुछ नहीं हुआ, ना शोर मचाने से कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, खुद की प्रैक्टिस करने से बेहतर होगा। तो यहाँ पे ये H फॉर नॉर्मल डोमिनेंट है और स्मॉल h जो है हीमोफिलिक रिसेसिव है। मैंने इसकी पूरी आपको चीज़ बयान कर दी, इसमें एक्टिविटी वगैरह जो लिखी हुई है गौर से देखना है, एक एक लाइन को याद करना, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास बीमारी है वो कलर ब्लाइंडनेस है। अल्लाह ताला ने नॉर्मली हर शख्स को कौन सेल अता किए आंखों में जो उसे इस काबिल बनाते हैं कि 3 बुनियादी रंगों में फ़र्क कर सके। अगर कोई इंसान इन बुनियादी रंगों में फ़र्क ना कर सके और मिक्स हो जाए ये रंग, तो इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि रंगों का आधा होना। ठीक होगी बाजी, यानी रंग जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, जब रंग का मिक्सर बन रहा हो तो इसे क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंड कहते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि तुमसे मिलकर इमली मीठी लगती है और तुमसे बिछड़कर शहद भी खारा लगता है। तो ये जो रंग हैं इनका मिक्स होना किसी वजह से है, कमी से है, तो वो कौन सेल्स की कमी से है। तो यहाँ पे आपको TDM एक फार्मूला दिया है। T का मतलब है ट्राइक्रोमेटिक, T का क्या मतलब है, ट्राइक्रोमेटिक, और जो D है इसका मतलब है डाइक्रोमेटिक, M का मतलब है मोनोक्रोमेटिक। अब ये जो ट्राइक्रोमेटिक है N फॉर इसे नॉर्मल कहते हैं, जो डाइक्रोमेटिक है C फॉर इसे कलर ब्लाइंड कहते हैं, और जो मोनोक्रोमेटिक है ये भी कलर ब्लाइंड, लेकिन T.C इसे ट्रू कलर ब्लाइंड कहते हैं। पहले तो आपको इसके रिलेटेड ये 3 MCQs आ गए। उसके बाद रजब का क्या मतलब है, वैसे तो इस्लामी महीना है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि 3 बुनियादी कलर जो इस्तेमाल होते हैं, मतलब रंगों में जिनसे सारे रंगस हैं, 3 बुनियादी कलर, इन्हें रेड, ग्रीन और ब्लू कहते हैं। हर रंग के लिए कुदरत ने अलग अलग कौन सेल रखे हुए हैं, वो कहाँ पे रखे हुए हैं, XGR का मतलब X क्रोमोसोम पे ग्रीन और रेड कौन सेल्स मौजूद हैं। इसी तरह जो हमारे पास B फॉर ब्लू जो है वो कौन सेल्स हैं, वो हमारे पास 7 नंबर क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। ये फार्मूलास के साथ आपको इन बुनियादी कलर के कौन सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे
डी से क्या मुराद है, क्योंकि कलर ब्लाइंड हमारे पास क्या है, डाइक्रोमेटिक है, तो डाइक्रोमेसी की आगे कुछ टाइप्स हैं जिसका फार्मूला है पर डग टब। पी से है प्रोटेनोपिया, आर से रेड ब्लाइंडनेस, डी से है ड्यूट्रेनोपिया, जी से ग्रीन ब्लाइंडनेस, टी से है ट्राइटेनोपिया और बी से क्या है, ब्लू ब्लाइंडनेस। ये आपको क्या कहेगा, ये जो डाइक्रोमेसी कंडीशन है उसमें, क्योंकि ये अक्सर मिक्स होते हैं, मैंने इनके निमोनिक्स फार्मूलास दे दिए ताकि आपको ये तीनों एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएं और ये भी पता चल जाए ये डाइक्रोमेसी है। अच्छा, यहीं पे आगे उसने लिखा हुआ है कि कुछ कलर्स में डिफरेंस तो कर सकते हैं लेकिन वीकनेस होती है, मिक्सचर सा होता है, तो उसमें भी आपने ये याद रखना है पर और डग का फार्मूला, तो उसमें मेलिस का वर्ड याद आएगा, रेड ब्लाइंडनेस और ग्रीन ब्लाइंडनेस के बारे में वो लाइन स्टार लगा के एमसीक्यूज के लिए जहन में रखनी आ सकता है। उसके बाद आपके पास एक और फार्मूला है, वो कहता है कि हमारे पास ट्रू कलर ब्लाइंडनेस जो है वो क्या है, मोनोक्रोमेसी है। अब मोनोक्रोमेसी में बी से ब्लू, एम से मोनोक्रोमेसी। ब्लू मोनोक्रोमेसी क्या है, पहले याद रखिएगा डिफरेंस के बाद हुई डाइक्रोमेसी की जो पर डग टब है। अब नया फार्मूला है किसके लिए, मोनोक्रोमेसी के लिए। ब्लू मोनोक्रोमेसी जो है इसके लिए रगा, RGA का वर्ड है, क्या मतलब है, इसमें रेड और ग्रीन जो हमारे पास कौन सेल्स हैं वो A फॉर एब्सेंट होते हैं, रेड ग्रीन एब्सेंट होते हैं, इस वजह से इसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का नाम दिया जाता है, यानी ब्लू मोनोक्रोमेसी आल्सो कॉल्ड रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज है, फार्मूला से इससे याद रखना है, वैसे मिक्स होगा। यहां तक एक बात कलर ब्लाइंडनेस की क्लियर हो गई। अब ये भी जिगजैग पैटर्न में, जैसे मैंने कहा, दोनों का सेम है और मोर इन मैन है देन फीमेल, ठीक होगी बाजी। अब इसका न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है बेसिकली इसी की स्टेटमेंट को हीमोफीलिया में पिछले साल 2019 में यूज किया गया था। एक्टिविटी क्या दी हुई है कि हमारे पास एक फीमेल है, नॉर्मल है, कैरियर है, जिसके अब्बा जी को कलर ब्लाइंडनेस थी, वो शादी करती है एक एबनॉर्मल कलर ब्लाइंड मैन के साथ। तो बताएं इनके बच्चों में जो नॉर्मल विजन वाले बच्चे हैं वो कितने परसेंट होंगे और एबनॉर्मल कितने होंगे। तो देख लेते हैं जी, कैपिटल C नॉर्मल को जाहिर करता है, स्मॉल c एबनॉर्मल को। तो X कैपिटल C X स्मॉल c मतलब ये हेट्रोजाइगोट फीमेल है जो नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, और X स्मॉल c Y का क्या मतलब है कि ये जो वाला बंदा है ये कलर ब्लाइंड है। दोनों के गैमीट बने X कैपिटल C X स्मॉल c और Y, इनके जब इंडिविजुअल बनाए तो X कैपिटल C स्मॉल c यानी ये क्या है, नॉर्मल है, C फॉर कैरियर है और क्या है, फीमेल है। इसी तरह X कैपिटल C Y नॉर्मल है और क्या है, मेल है। उसके बाद X स्मॉल c कलर ब्लाइंड है, CB का मतलब कलर ब्लाइंड है और क्या है, ये हमारे पास फीमेल, सॉरी मैंने इसे भी मेल ही रख दिया, तो इसे जनाबे वाला फीमेल कर लेते हैं, हो जाता है थोड़ा बहुत। और ये XCY वाला जो क्या है, ये कलर ब्लाइंड मेल है। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखना है 50% नॉर्मल होंगे ये दोनों और 50% क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे। यानी इस एक्टिविटी को किसी भी रूप से पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन आपके पास स्टैंडर्ड हैं, बाकी आप खुद से क्रिएट करके इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इंशाल्लाह ताला मजीद आगे लेक्चर्स में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जेनेटिक्स के बाद जो मजीद आगे पोर्शंस चलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ इसी पोर्शन में है, इसलिए यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। ओके हो गया जी, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।